सबसे पहले बात होगी कि संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहमियत रखने वाले दो विधेयक हैं, एक आरक्षण से संबंधित और एक पुनर्गठन से संबंधित। तो जो आरक्षण वाला विधेयक है वो वहां पर जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे वर्ग, एससी, एसटी और तमाम ऐसे पिछड़े वर्ग जिनको आरक्षण के लाभ से वंचित रखा गया था, लेकिन अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद रास्ता साफ हो गया है, तो ऐसे वर्गों तक भी आरक्षण का लाभ पहुंचाने की कोशिश है ये विधेयक। पुनर्गठन विधेयक की अगर बात करें तो वो जो क्षेत्रीय असंतुलन था, यानी जम्मू में सीटों को बढ़ाना था क्योंकि आबादी ज्यादा थी, तो उसको वो विधेयक जो है उसमें प्रावधान है। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि कल जो बैठक होनी थी विपक्षी इंडी गठबंधन की, वो बैठक आखिर टली क्यों, और क्या जो विपक्षी दल है वो जो कांग्रेस को ना कह रहे हैं कल की बैठक के लिए, उसमें सिर्फ कल के लिए ही ना है या फिर लंबे समय के लिए ना है, यानी कि क्या वो किसी तीसरे मोर्चे के बारे में भी सोच रहे हैं क्या, ये सवाल उठने लगे हैं। इस पर करेंगे आज की खास चर्चा। रिपोर्टर डायरी होगी, उसके पन्ने होंगे, हमारे रिपोर्टर के नजरिए होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत यात्रा पर आए केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन लोकसभा में सदन पटल पर रखा गया जम्मू कश्मीर से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक। उधर राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा। 23 दलों के विपक्षी इंडी गठबंधन की दिल्ली में कल होने वाली चौथी बैठक टली। कल की बैठक के लिए कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने कांग्रेस को कहा ना। चुनावी नतीजों के बाद 5 राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज। राजस्थान में संभावित नामों पर चर्चा के लिए भाजपा में बैठकों का दौर जारी। तमिलनाडु के बाद चक्रवात मिग्जॉम ने किया आंध्र प्रदेश का रुख। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच के टकराने की संभावना। साइक्लोन के मद्देनजर 180 ट्रेनें रद्द। और इसरो ने चंद्रयान 3 के अहम हिस्से को धरती की कक्षा में वापस लाने में पाई सफलता। इसरो के सफल प्रयोग से भविष्य में चंद्रमा से लाए जा सकेंगे नमूने। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और लोकसभा में सदन पटल पर जम्मू कश्मीर से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक रखे गए हैं। काफी अहम है जम्मू कश्मीर के लिए। तो लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को रखा गया है। बात जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक की करते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान है, यानी एससी, एसटी के लिए। और साथ ही विधेयक में अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को भी नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण मिलेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। आरक्षित श्रेणियों के लिए राज्य सरकार के पदों पर नियुक्ति और पेशेवर संस्थानों में प्रवेश में इन वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा इस विधेयक के जरिए। विधेयक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से सभी वर्गों तक लाभ पहुंचाने की मोदी सरकार की ये एक और बड़ी कोशिश है। और बात अब पुनर्गठन संशोधन विधेयक की करते हैं। तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 में परिसीमन के बाद क्षेत्रीय संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है।
और ये संतुलन क्या है? क्षेत्रीय संतुलन कि जम्मू क्षेत्र की जो विधानसभा सीटें हैं उसकी संख्या को बढ़ाकर मोदी सरकार ने ज्यादा कर दी है। प्रतिनिधित्व के मामले में संतुलन बनाने की कोशिश की है। संसद में आज राज्यसभा की बात करें तो देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा वहां पर हो रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को पेश किया। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनः गठन संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। तो ये पेश उन्होंने किया है। अब इसके बाद जब इस पर चर्चा शुरू होगी तो विस्तार से जरूर इनके प्रावधानों के बारे में गृह मंत्री बताएंगे और आगे चलकर इस पर चर्चा होगी। और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात अब काफी बदल गए हैं। पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था। आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था 2 विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या, कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी मिलेंगे, अब इस पे चर्चा होगी। लेकिन कलकत्ता में वहां पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को ना निकालने दिया जाए। देश में जो विकास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उन गाड़ियों को वहां पर बंद कर दें और आप जेल में डाल दें। ये आपने बंगाल को क्या किया है? ये सुधार कश्मीर में हुआ है जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है। तो सीधे चलते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास, जो संसद भवन से ही हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संसद भवन से शैलेंद्र। हाँ शैलेंद्र, ये बताइए कि आज जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम दिन कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों विधेयक को अगर आप देखिए जो लोकसभा में गृह मंत्री ने रखे हैं, दोनों की अहमियत जम्मू कश्मीर के लिए, वहां के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा है। देखिए लालचंद्र, जैसे ही ये दोनों बिल चर्चा के लिए रखे गए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और उसके बाद चर्चा शुरू हुई, आपने अभी सुनाया भी है कि सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जब अपनी बात उन्होंने रखी। दरअसल सौगत राय जो टीएमसी के सांसद हैं, जब वो चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, उसके एक तरह से तब हमने देखा कि सूचना प्रसारण मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आज हालात बदले हैं जम्मू कश्मीर में। एक समय था जब तिरंगा झंडा फहराने को लेकर भी देखें तो बहुत चुनौती पेश करनी पड़ती थी और आज कहीं भी तिरंगा झंडा फहराया जा सकता है और आज पत्थरबाजी नहीं होती। उससे पहले पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दरअसल जो बात कही है सौगत राय ने, वो ये कहना चाह रहे थे कि सही नहीं है, क्योंकि सौगत राय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर ये कहा कि एक देश में एक 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उनका नारा हम जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिया करते थे और उसको लेकर एक पॉलिटिकल स्लोगन उन्होंने उससे कहा। उस पर गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए कहे कि ये इसे पॉलिटिकल स्लोगन नहीं कह सकते सौगत राय, क्योंकि ये एक ऐसा नारा था जिस पर हमने देखा कि मोदी सरकार ने काम किया और ये सुनिश्चित किया कि एक देश में एक प्रधान और एक विधान ही रहेगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 370 हटाया गया हम जानते हैं उसके बाद। तो एक तरह से कहें कि बहुत बेहतरीन एक बहस भी हमें देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर के जुड़े इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयक पर। इनके प्रावधानों की तो आपने चर्चा की ही है। हाँ। जो जम्मू कश्मीरी पंडित हैं उनकी एक तरह से सुनिश्चित करने के लिए कि विधानसभा में उनकी भागीदारी हो, 2 सदस्य नॉमिनेट करने का प्रावधान रखा गया। उसके साथ ही साथ जो अवैध कब्जे वाला, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर है, वहां से एक सदस्य नॉमिनेट की जो प्रस्ताव है, जो ये एक बिल लाया गया। और साथ ही साथ जो दूसरा बिल है, हम जानते हैं कि उसमें जो एक नामकरण में बदलाव है, सामाजिक जातीय की जगह पर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात है। तो बहुत महत्वपूर्ण
एक तरह से ये दोनों विधेयक हैं जो लंबे समय से जिसकी चर्चा थी, और जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तब सरकार की तरफ से बताया गया था कि जो मुख्य विधेयक आने हैं इस सत्र में उसमें जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक शामिल है। तो हम चर्चा देख रहे हैं, जब इसका जवाब होगा तो सिलसिलेवार तरीके से जो बात तमाम सदस्य रख रहे हैं चर्चा में, उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे और उसके बाद ये विधेयक लोकसभा से आज संभवतः पारित हो जाएगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक जो है उसमें ये बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि 370 हटाने से पहले वहां पर जो सरकारें हुआ करती थीं वो कई ऐसे प्रावधानों को उन वर्गों तक नहीं पहुंचने देती थी, और अब इस विधेयक के जरिए आर्टिकल 370 को हटा देने के बाद ये रास्ता साफ हो गया है, और अब यही कोशिश है कि उन वर्गों तक भी ये लाभ पहुंचे जिन वर्गों तक इस लाभ को नहीं पहुंचने दिया गया था। निश्चित तौर पर देखिए, ये जरूरी है कि सभी वर्गों तक लाभ पहुंचे, उसके लिए राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में पलायन जो जम्मू कश्मीर के जो पंडित हैं, कश्मीर के पंडित, उनका हुआ था और अलग अलग कारणों से वो वापस नहीं लौट पाए। अब जब 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा तो ये सुनिश्चित होगा कि उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी जम्मू कश्मीर विधानसभा में। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा कि जम्मू कश्मीर माफी के साथ अभी रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि सीधे हमें विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में चलना है। सीधे चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। With best provision of services for all Hajj pilgrims. I would like to highlight to my friends in the media and Excellency, to your kind self, that we are deeply appreciative of the help that we have received from the Kingdom of Saudi Arabia for extending special help and cooperation for the smooth conduct of Hajj, not only every year, but also particularly in the Hajj 2023, where close to 47% of our pilgrims who embarked on Hajj from India were women, including close to 4,000 women who went under the Lady Without Merham category, which is an all-time high in my nation. The Government of India, as you all know, is committed to making Hajj inclusive and accessible towards all segments of society, especially women and our Divyangjan. Excellency, that's what our Honorable Prime Minister calls the specially abled in our country. It is also in line with the Honorable Prime Minister's vision to empower women and Divyangjan. I would like to thank once again Your Excellency, and I hope that your visit bears you not only great fruit, but also gives you much joy. I'm sure that your visit will go a long way in further strengthening our friendly ties. As our citizens already know, Hajj policy for 2024 has already been announced by the Government of India. Applications for pilgrims have already been invited. I wish you yet again, Excellency, a very productive stay in India. Thank you, Madam Irani, Union Minister of Minority Affairs and Women and Child Development. May I now give the floor to Shri V. Muralidharan Sir, Minister of State for External Affairs. I am delighted to join this press conference with His Excellency Dr. Tawfiq bin Fawzan Al Rabi'a, Minister of Hajj and Umrah of Saudi Arabia, and Srimati Smriti Irani ji, Minister of Minority Affairs and Women and Child Development. I extend a warm welcome to His Excellency Dr. Tawfiq bin Fawzan Al Rabi'a and his delegation to India. The visit of His Excellency will bolster the overall bilateral partnership between the two countries. Importantly, the visit will be useful in charting the course for Hajj 2024 in an efficient and smoother way. Hajj pilgrimage is an important aspect of bilateral relationship between India and Saudi Arabia. The continuous success of Hajj pilgrimage undertaken by our citizens is a testament to the strong commitment made by both countries. I take this opportunity to place our sincere appreciation to the leadership and the authorities concerned in Kingdom of Saudi Arabia for the successful Hajj arrangements earlier this year for Indian pilgrims. India and Saudi Arabia enjoy close and friendly relationship. People-to-people ties form an important component in this important bilateral space. The relations have reached new heights under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi
and His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia. There is a mutual recognition that our partnership will not only be beneficial to our countries and communities, strengthened by our vibrant 2.4 million diaspora, but will be valuable to the region and the world. The dedication of Honorable Minister Smriti Irani ji to ensuring the success of the Hajj pilgrimage for our citizens is commendable. And we are aware, Smriti ji, that under your leadership, Ministry of Minority Affairs has been working very hard for the success of the forthcoming Hajj pilgrimage. I reiterate Ministry of External Affairs' firm commitment in this process, and we look forward to working closely to make the pilgrimage a grand success once again. I wish His Excellency Dr. Tawfiq bin Fawzan Al Rabaiya and his delegation a pleasant stay in India. Thank you. Thank you very much, sir. May I now offer the floor to His Excellency Dr. Tawfiq bin Fawzan Al Rabaiya, Minister of Hajj and Umrah of the Kingdom of Saudi Arabia. The floor is yours, sir. Thank you. Your Excellency Minister Simrati Irani, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I sincerely thank Her Excellency for the warm reception and hospitality extended to me and my delegation during our visit. Saudi Arabia's streamlined Umrah experience reflects the nation's dedication to facilitating the religious pilgrimage of Muslims worldwide. The kingdom has effectively transformed Umrah into a rewarding religious expedition by utilizing technological advancements, enhanced measures, and upgraded infrastructure as part of the Saudi Vision 2030. To streamline Umrah visits, individuals looking to perform Umrah can now obtain a kingdom entry visa within 48 hours. Additionally, Indians travelers can perform Umrah in Saudi Arabia using their work, tourism, or Umrah visas. Furthermore, Indians traveling to the West or the Middle East can obtain a stopover visa that is for 96 hours and get a visa within the ticket issuance process, which allows them to perform Umrah and visit any city in the kingdom. The Umrah visa is valid for 90 days, allows holders to reside and travel within the kingdom, ensuring an efficient and convenient pilgrimage experience. This scheme seeks to streamline the visa acquisition process and enhance the overall accessibility for Umrah pilgrims. During our meetings, we explored various opportunities that we aim to capitalize on and challenges that we are dedicated to overcoming to facilitate the arrival of more Umrah pilgrims and visitors to the two holy mosques. Our collaborative efforts have significantly increased the number of Umrah pilgrims from India, surpassing 1.2 million in 2023. That is 74% increase in comparison with 2022. We are committed to initiating discussions to enhance the range of direct flights options between our two nations to accommodate an increasing number of Indians looking to perform Umrah. We're also focused on enhancing capacity to meet the anticipated increase by introducing new scheduled flights through Saudi low-cost airlines, FlyNAS and Flyadil. These efforts are complemented by initiatives to streamline visa issuance procedures and establish 3 new ta'shir or visa centers in India, accommodating the increasing number of individuals seeking to perform Umrah and visit the holy sites. We will launch the Nusuk exhibition in Mumbai tomorrow, which is an opportunity for collaboration between Umrah and tourism companies from Saudi Arabia and India, and a chance to take advantage of opportunities and introduce initiatives that enhance the Umrah journey.
Thank you, Excellency, for your gracious welcome and hospitality. Thank you for your attendance. Thank you very much to Honorable Union Minister of Minority Affairs and Women and Child Development, the Minister of State for External Affairs, and to the visiting Minister of Hajj and Umrah of the Kingdom of Saudi Arabia. That brings us to the end of these press statements. Please remain seated as the honorable dignitaries make their way up. Thank you. सीधा प्रसारण आप विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का देख रहे थे। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री जो है वो भारत यात्रा पर हैं, तो दोनों देशों के बीच जो हज यात्रा है, ख़ासतौर पर जो भारतीय श्रद्धालु हैं उनकी हज यात्रा पर ख़ासतौर पर चर्चा की गई और उसी के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि क्यों क्षेत्रीय दल कांग्रेस को कल की बैठक के लिए ना कह रहे हैं, और ये ना सिर्फ कल के लिए है या फिर आगे के लिए भी है। करेंगे इस पर चर्चा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और खास चर्चा यही कि कल की बैठक आखिर टली क्यों और ये कब तक के लिए टली है। तो इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस का चेहरा गठबंधन के दलों को पसंद नहीं है। जेडीयू ने भरोसेमंद चेहरा देने की मांग करते हुए नीतीश कुमार का नाम आगे कर दिया। उधर टीएमसी की बात कीजिए तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे को कांग्रेस की हार बता रही है टीएमसी, और गठबंधन को जिंदा करने के लिए ममता बनर्जी को चेहरा बनाने की मांग कर रही है। हैरानी की बात यह भी है कि विपक्षी गठबंधन की कल की बैठक के लिए ममता बनर्जी ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास वक्त नहीं, यानी कि इस बैठक के लिए समय नहीं है ममता जी के पास। तो 23 दलों के इंडी गठबंधन की चौथी बैठक कल दिल्ली में होनी थी, जिसे नेताओं की नाराजगी के कारण लगता है स्थगित कर दिया गया है। ममता बनर्जी द्वारा इस बैठक को ना कहने के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने भी असमर्थता जता दी, और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री जेएमएम के, उन्होंने भी ना कह दिया। और गठबंधन को शुरू जो किया था नीतीश कुमार ने, उन्होंने भी इस बैठक में, कल की बैठक में दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो जाहिर है कि ये दल कहीं तीसरे मोर्चे की संभावना तो नहीं तलाश रहे। पिछले 4 महीने से इंडी गठबंधन सुर्खियों से गायब थी, लेकिन राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद फिर से सुर्खी में आ गया, लेकिन असंतोष को लेकर, क्योंकि अब असंतोष सामने आ रहा है। तो 4 राज्यों में कांग्रेस को मिली शिकस्त के बाद इंडी गठबंधन में दरार और चौड़ी हो गई है क्या, या फिर क्षेत्रीय दल कांग्रेस को झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ने की सलाह कांग्रेस को दी थी, लेकिन कांग्रेस आत्मचिंतन करने के बजाय हार का ठीकरा फिर से ईवीएम पर फोड़ गई। पिछले वर्षों में जबकि कांग्रेस ने कई चुनाव जीते हैं, लेकिन जब जब हारती है तब हर बार हार की वजह ईवीएम और स्थानीय नेतृत्व की नाकाबिलियत को बता दी। जाहिर है जब पार्टी परिवार को बचाने के लिए अनर्गल आक्षेप गढ़ेगी तो विपक्ष उनके तर्कों में फंसकर तो राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा नहीं। लेकिन कल की बैठक की बात करते हैं। यह बैठक चलने की वजह जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इंडी गठबंधन राज्यों में कांग्रेस की भूमिका बढ़ाने के लिए तो तैयार नहीं है। तो कल आयोजित होने वाली बैठक को लेकर ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी और संजय राउत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे। इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो, कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो, ये भी उन्होंने नहीं की थी। चुनाव नतीजे आने से पहले ही इस बैठक का आयोजन किया था।
और उससे पहले ही सभी को सूचित किया गया था। मुझे मालूम है कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही 2 दिन पहले खड़गे साहब ने उद्धव जी से बातचीत की थी और खड़गे जी का ये कहना था कि चुनाव नतीजे आएंगे, वो नतीजे क्या है हम अभी बोल नहीं सकते, लेकिन हमको मिलना है सब। और उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, अगर सब लोग दिल्ली में मिलते हैं तो मैं ज़रूर आ जाऊंगा। और उद्धव जी कल यहाँ दिल्ली पहुंचेंगे और बैठक में शामिल होंगे। संजय राउत कह रहे हैं कि उद्धव जी आएंगे और शामिल होंगे, लेकिन अब खबर यह है कि बैठक तो कैंसिल हो चुकी है। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की आयोजित होने वाली बैठक को लेकर कहा कि विपक्षी दल के तमाम नेता पहले तो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, अब कैसे एक मंच पर आएंगे? अब किस मुंह से जो कल कह रहे हैं, कल तक मध्य प्रदेश के चुनाव में जो व्यक्ति कह रहे थे कांग्रेस चालू पार्टी है, अब लोकसभा के चुनाव में कैसे कहेंगे कांग्रेस अच्छी पार्टी है? तो ये आंतरिक इंटरनल मतभेद है और मैं समझता हूं कि ये केवल मोदी जी के प्रति घृणा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर लोकतंत्र में जनता मोदी जी पर भरोसा करता है तो आपके घृणा करने से क्या होगा? अब सब लोग जुट भी जाएं तो जनता अगर चाहेगी मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे तो होंगे। जुट भी जाएं, लेकिन सवाल ये है कि जुटेंगे या फिर नहीं। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज कुमार यादव जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी। और साथ में राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बातें रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी आपका भी। चर्चा को मैं बढ़ाता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, यही सवाल मन में उठ रहा है कि देखिए, एक तो अगर सिर्फ कल के लिए ये ना है तो इसमें एक बात तो समझ में आती है कि भाई पहले कांग्रेस ने नज़रअंदाज किया इनको कई महीनों तक, तो अब वो शायद बदला चुका रहे हैं कि चलो एक बार हम भी ना कर देते हैं। लेकिन अगर ये ना में लंबा कुछ छुपा हुआ है तब तो फिर दूसरा रास्ता ये भी निकलता है कि बाकी क्षेत्रीय दल कहीं अलग मोर्चा, जिसे हमने तीसरा मोर्चा बोला है, उसको बनाने की कोशिश में तो नहीं लग गए? लाल जी, मैं आपके ही रिपोर्ट से आता हूं कि अगर ये इंडिया गठबंधन की जो चट्टानी एकता की बात अगस्त तक हम देख रहे थे मीडिया की सुर्खियों से लेके और टेलीविज़न चैनल के डिस्कशन तक, तो वो चट्टानी एकता अब भी पिछले अभी 5 राज्यों के चुनाव के होते होते ये एकता में दरार क्यों आ गई जी? तो इसकी वजह ये थी कि ये चट्टानी एकता का जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन ने एक तरह से फिर से एक्सपोज होते हुए सारे पॉलिटिकल पार्टी दिखे हैं। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि समझने की बात है कि ये चट्टानी एकता तो पहले कभी थी ही नहीं। आपको हमें याद है कि हम लोग जब इस स्टो इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग पटना में, इसका नीतीश कुमार ने क्रेडिट लिया था कि हमने ये 18 दलों को एक मंच पे लाया है। उस मीटिंग में भी आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पार्टी जो थे वो पहले से बाहर निकल गए थे। अरविंद केजरीवाल उसमें से पहला थे। मुंबई अधिवेशन में इनकी जो बैठक हुई थी, आपने देखा उसमें कि उसमें कई पार्टी जो थे उससे पहले लालू यादव और नीतीश कुमार ही थे सबसे अगुआ, कि वो भी उससे निकल गए थे जी। ऐसी तरह से आप ये देखिए कि एक पार्टी में, एक मीटिंग में जो था ममता बनर्जी सबसे पहले छोड़ गई थी। तो सवाल ये है कि आप जो इस कॉम्बिनेशन को लेके एक मोदी विरोधी की बात करके और उस एजेंडा को लेके ये बात सामने में रख के आपने ये बनाया है, तो कांग्रेस की ये थी इसमें कि 5 राज्यों के चुनाव में अगर उसकी अच्छे परफॉर्मेंस सामने में आए तो शायद ये गठबंधन को एक तरह से डिक्टेट करते हुए दिखेंगे। और ऐसा नहीं हुआ, तब फिर जब कल मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सारी पार्टियों को इन्विटेशन मिला था, ठीक है, 6 तारीख की मीटिंग के लिए, तो सवाल तो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछा जाना चाहिए कि एक पार्टी अध्यक्ष के रूप में कैसे सारे पार्टी के नेताओं को इन्विटेशन दे रहे हैं, जबकि इसके लिए इंडिया गठबंधन में पहले से कोऑर्डिनेशन कमेटी है। बिल्कुल। और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में आपने इस मीटिंग की, अगली मीटिंग की बात रखी नहीं और आपने 6 तारीख को मीटिंग का एक डेट फाइनल कर दिया। तो ये सब सारी चीजें के बीच में आप इतना तो हमें समझ में आती है और लोगों को भी समझ में आती है कि ये सवाल सीधे सीधे चेहरे को लेके है, जो ममता बनर्जी कह रही थी कि आपका चेहरा क्रेडिबल नहीं है। यही चीज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पार्टी कह रही है कि आपका चेहरा क्रेडिबल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कांग्रेस इन पार्टियों के चेहरे से कोई चेहरा लेके सामने में चुनाव लड़ना चाहे तो शायद इनको गठबंधन स्वीकार है, वरना आपने बिल्कुल सही कहा, ये तीसरे फ्रंट, थर्ड फ्रंट की तरफ
ये जो असंतोष हो रहा है उसका एक रास्ता दिख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल इसमें लग तो यही रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो कोशिश की कि स्वयंभू तौर पर नेतृत्व ले लें और मान में तेरा मेहमान, मैं बिल्कुल नेता हूं तो हूं, उसको लगता है कि नकार रहे हैं क्षेत्रीय दल। राहुल जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये सिर्फ कल के लिए ना है या ये आगे के लिए भी ना रहेगा? अगर कल के लिए ना है तब तो बात समझ में आती है कि चलो भाई कांग्रेस ने इग्नोर मारा तो थोड़ा सा हम भी इग्नोर मार देते हैं, लेकिन अगर आगे के लिए ना हो गया तब तो फिर जो विनोद जी कह रहे हैं फिर तो कोई अलग मोर्चा बन जाएगा। आपका विश्लेषण क्या कहता है राहुल जी? लालचंद जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या टीम इंडिया की एकता चट्टानी है या नहीं। तो देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि टीम इंडिया में चट्टानी एकता है। देखिए, टीम इंडिया का जो गठबंधन था वो गठबंधन जो है वो नेशनल इलेक्शन के लिए था, असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं था। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ कुछ मतभेद के बिंदु हुए, जो नहीं होते तो ज्यादा बेहतर होता। तो ये सब टीएमसी तो और ज्यादा विरोध कर रही है, टीएमसी विरोध कर रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए क्या हुआ है कि जब इसकी बैठक बुलाई गई तो जैसा आपने खुद ही बताया, संजय राउत जी ने बोला भी कि चुनाव के नतीजों से 2 दिन पहले यानी कि 1 दिसंबर के आसपास को ये जो निमंत्रण दिया गया, तो अचानक से शॉर्ट टर्म में आपने निमंत्रण दिया, इसलिए कई लोग अब इसमें नहीं उपस्थित हो पाए। तो मैं इसे ज्यादा बड़ा नहीं मानता, इसलिए कि टीम इंडिया का गठन नेताओं के अपने इच्छा के कारण नहीं हुआ है। टीम इंडिया का गठन विभिन्न क्षेत्रीय दलों के ऊपर जो वहां पे जनता का दबाव है उसके कारण से टीम इंडिया का गठन हुआ है। तो इसलिए टीम इंडिया कहीं नहीं जाएगी। और जो आपका सवाल है कि क्या ये छोटी देर के लिए ना है या बड़ी देर के लिए, सबसे पहले हमें लग रहा है कि ये एक अल्पकालिक सी स्थिति है। मुझे लग रहा है कि अगर नाराजगी की स्थिति कहीं है, थोड़ी बहुत ममता बनर्जी की है, और वो संवाद होगा तो समाप्त होगा। और किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई टीम इंडिया छोड़ के जा रहा है। सभा में देखिए, जो बड़े वरिष्ठ नेता नहीं आ रहे थे तो उन्होंने अपने अपने प्रतिनिधि भेजने की बात कही थी। नीतीश कुमार जी नहीं आ रहे थे तो उनके पार्टी से जो ललन सिंह आने के लिए तैयार थे, अखिलेश नहीं आ रहे थे तो उनके चाचा जी आने के लिए तैयार थे। ठीक है राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगा और जरूर ये आपसे पूछूंगा कि देखिए, सिर्फ कल की बैठक के लिए ही ना नहीं कहा है, बल्कि टीएमसी जैसे दल ने तो कांग्रेस के चेहरे के लिए भी ना कह दिया है। मैं आऊंगा इस पर, लेकिन पहले जरा मनोज जी की टिप्पणी। मनोज जी, लगता है आपने जो इंडी गठबंधन, विपक्षी गठबंधन का जो प्लान था उसको बिल्कुल रद्द कर दिया है अपने प्रदर्शन से? क्या आपका जो चुनावी प्रदर्शन रहा उससे भी कांग्रेस के सामने और इन दलों के सामने और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं क्या एक मंच पर आने में और चट्टानी एकता दिखाने में? देखिए लालचंद जी, एक पंक्ति से मैं शुरू करूंगा। उसको लगा कि मैं उजाला हूं मैं, उसने सूरज की रोशनी को देखा ना था। तो ये जुगनू रूपी जो है, लेकिन मैं बता दूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे सूरज है, एक ऐसी गारंटी देने वाले नेतृत्व करता है, ऐसे लोकप्रिय जननायक है, राष्ट्रनायक है। जनता जनार्दन लगातार उनमें विश्वास जता रही है और एक ऐसी चट्टान है, हिमालय रूपी चट्टान है। तो सवाल उठता है कि ये बोले कि एक चट्टानी एकता, तो मैं बता दूं कि इनकी चट्टान कहाँ है। राहुल गांधी कहाँ चट्टान चले गए, जो सरदार बने हुए थे पूरे इंडी गठबंधन के कि नहीं हम अकेले लगेंगे, एकला चलो की रास्ते पे चले कि हम इन पर दबाव दिखाएंगे। और राहुल गांधी चट्टान कहाँ चले गए, जो सरदार थे इनके इस गठबंधन के, सरदार कहाँ छुप गए हैं, कौन से पिकनिक पे चले गए, जो पिकनिक मास्टर है लगातार पिकनिक करते रहते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ उस लिबरल गैंग से भी जो कहती थी ये सेमीफाइनल है, अब तो मोदी जी की पराजय निश्चित है, हम एक हो गए ना, एक थे। अभी भी एक मिनट जरा उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आता हूँ राहुल जी। आप मैं खाली एक लाइन में बोल दूं कि 2018 भूल गए क्या? राहुल जी मैं आपके पास आऊंगा और बिल्कुल अलग से समय दूंगा। मनोज जी जरा पूरी कीजिए। हाँ लालचंद जी, आप गठबंधन की बात करते हैं, कहते हैं कहावत है गुड़ खाए लेकिन गुलगले से परहेज। मतलब यह है कि हम विधानसभा के अंदर तो हम लोग अलग अलग लड़ेंगे और लोकसभा में एक लड़ेंगे। भाई ये कौन सी रणनीति है? उसके बाद में ये बोल रहे हैं अभी तो ये ठीकरा फोड़ने लगे ईवीएम के ऊपर। मतलब ये भी बात है, सही बात। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, अपने में नेतृत्व क्षमता नहीं है, आपकी साख गिरी हुई है, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे रहते हैं, आप परिवारवाद की राजनीति करते हैं, पाटो राजकरों की राजनीति करते हैं और बोल रहे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। लौटता हूं मनोज जी आपके पास। मनोज जी साफ साफ दिखाता है कि ये
ये ठगबंधन करने वाले लोग, भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है वो चलने वाला नहीं है। अलीबाबा 40 चोरों का जो गठबंधन है, देश की जनता उनको नकारेगी, निश्चित रूप से नकारेगी। ठीक है, अभी आपको जाहिर सी बात है 3 राज्यों में बड़ी जीत मिली है, तो आप जरूर ऐसी बातें कह रहे हैं। राहुल जी छोटा सा काउंटर कीजिए, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। बस मैं बिल्कुल छोटा सा कहूंगा, देखिए राजनीति में हार जीत होती है, और मैं मानता हूं कि ये हार जो है कि वो टीम इंडिया कांग्रेस सबों को बहुत बड़ी शिक्षा देगी, और इसको मैं 2018 के घटनाक्रम की तरह देखता हूं कि जिस तरह से 2018 में भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों को खोई थी और मजबूत तरीके से 2019 में आई थी, उसी रूप में अभी जरूर ये झटका लगा है कांग्रेस को, लेकिन 2024 में टीम इंडिया मजबूती के साथ आगे, क्योंकि अगर लेकिन वो मजबूती के जो संकेत मिलने चाहिए दलों के द्वारा। आ रहा हूं मनोज जी, आपके पास आऊंगा। विनोद जी, आपकी बैठक तो हो नहीं पा रही है। विनोद जी, आपको लगता है कि राहुल जी, ठीक है, आ रहा हूं आप दोनों के पास आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा। मनोज जी, राहुल जी, आऊंगा आपके पास, मैं उसी चीज पर आऊंगा आप दोनों के पास। लेकिन विनोद जी, आपको लगता है कि राहुल जी थोड़ा सा अपने विश्लेषण में सुविधा का ख्याल रख रहे हैं कि देखिए सिर्फ कल की बैठक के लिए है, आगे के लिए नहीं है? जबकि देखिए टीएमसी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी है। टीएमसी ने कांग्रेस को कहा कि भाई आपका नेतृत्व नहीं चलेगा। उधर जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करिए, भरोसेमंद चेहरा लीजिए ना, हमारे पास है। तो ये इतना छोटा मामला तो नहीं है जितना छोटा राहुल जी बता रहे हैं सिर्फ कल के लिए। राहुल जी जो बात कह रहे थे, मैं उन्हीं के बात पे आता हूँ। पहले मनोज जी तो अपनी बात कह रहे थे, और अपने पार्टी के वो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो डेफिनेटली वो और कहने का उनको मौका भी है। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने परचम लहराया है, तो उनका कहना भी एक स्वाभाविक है। लेकिन मैं फिर राहुल जी की बात से आता हूँ कि राहुल जी देखिए दिक्कत क्या है, इस बात को दिक्कत आप देखिए राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और एक तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता भी बन जाते हैं, तो दोनों चीजें में एक चीजें साफ साफ करके हमें इस चीजों को समझने की जरूरत है। राहुल जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हार जीत पे अगर चिंतन न हो, उसको इस तरह से उस बात को एक करेक्शन न हो, जो पीएम मोदी कल कह रहे थे, इसी बात को कह रहे थे, वो एक तरह से कांग्रेस को नसीहत देने के बजाय एक सलाह दे रहे थे कि आप निगेटिव पॉलिटिक्स को छोड़िए, आप एक राष्ट्रीय राजनीति की भूमिका में एक सकारात्मक पहल को लाइए जो देश की जरूरत है जी। अब सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कांग्रेस की ऐसी क्यों हालत हुई है। राहुल जी इसको बेहतर से बता सकते हैं क्योंकि ये काम कर रहे हैं वहां। तो सीधे सीधे आप समझिए कि पिछले 2014 से लेके अभी तक कम से कम 60 इलेक्शन कांग्रेस और बीजेपी के अलग अलग फ्रंट पे लड़े गई है। बिल्कुल, आप उसमें देखिए कि 10 से 11 कांग्रेस की जीत हुई है, बाकी जगह पे कांग्रेस की हार हुई है। ठीक, लेकिन आप ये देखिए कि जहां जीत हुई है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे आप कहीं भी दूसरे स्टेट का भी देख लिए, जीत हुई है, तो वो जीत के बाद वो सत्ता में दोबारा वापस क्यों नहीं आ पाए हैं? ये एक बड़ा सवाल। इसका मतलब है सीधे सीधे राहुल जी कि आप एंटी इनकम्बेंसी के लहर में सत्ता तो पा लिए, लेकिन आपके पास प्रो इनकम्बेंसी का कभी स्कोप नहीं होता कि किसी भी स्टेट को आप, और इस मामले में बीजेपी ने अलग करके दिखाया है। अब बीजेपी ने दिखाया है कि 4-4 बार 5-5 बार का देखिए मुख्यमंत्री किस तरह से जीत के आता है, वो भी थंपिंग मेजोरिटी से। ये तो बिल्कुल दुनिया कहती है कि ये जीत को सलाम। तो आप ये देखिए, कहीं भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश पे देखिए, गुजरात पे देखिए। मैं राहुल जी, मेरा सजेशन है, मैं आपको कोई काउंटर नहीं कर रहा हूं, आप खुद विद्वान हैं, सिर्फ समझने की जरूरत है कि दिग्विजय सिंह जब ये कहते हैं, जो मनोज जी कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, इसका मतलब है कि वो गांधी परिवार को एक तरह से सेफ गार्ड दे रहे हैं। वो अपने नेतृत्व को बचाने के लिए ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। कमलनाथ जी को आप ये देख लीजिए, कमलनाथ जी सब यही सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं ये दिग्विजय से पूछो जी। अब सवाल ये है, फिर यही बात आप देख लीजिए वहां अखिलेश कहते हैं। तो आप जब नेतृत्व को एक आत्मचिंतन नहीं करेंगे कि राहुल गांधी 40-42 ऐसे इलेक्शन का उन्होंने नेतृत्व दिया है और फेल रहे हैं, तो इसको कैसे लोड ले आपके ओपोजिशन में जितनी पार्टियां जमा हुई है, और राहुल गांधी को क्यों फेस बना ले? ये आपकी मजबूरी हो सकती है, सपा की क्यों मजबूरी होगी, आरजेडी की क्यों मजबूरी होगी, टीएमसी की क्यों मजबूरी होगी? ठीक है राहुल जी, वास्तव में देखिए, मुझे लगता है कि हर एक समझदार आदमी को ये बात आजकल बड़ी खटकती है कि जब आप जीतें तो आपकी नीति और कार्यक्रम की जीत होती है, और दूसरा जीते तो ईवीएम की जीत होती है। ये बहुत ही, मुझे लगता है कि जनमत का अपमान करने का एक फैशन चल गया है कुछ पार्टियों और कुछ नेताओं के द्वारा। इसका क्या मतलब है? कोई भी समझदार आदमी इन चीजों से बड़ा, जिसे कहते हैं ना, दुखी होता है कि आप लोकतंत्र में इस तरह से जनमत का अपमान नहीं कर सकते कि ईवीएम जीत गई है। आप जब जीतते हैं हिमाचल और कर्नाटक में तो जीत होती है, और दूसरा अगर जीतता है तो ईवीएम जीतती है। ये कैसे हो सकता है? और दूसरी बात ये कि अलग अलग नैरेटिव गढ़ने की जरूरत क्या है?
आप सकारात्मक राजनीति कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। आप एक नैरेटिव कर देते हैं, हाँ दक्षिण में तो बीजेपी नहीं है, दक्षिण वालों ने नकार दिया, ईवीएम जीत गई, ये कोई अच्छी बात है क्या एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए? देखिए, दो तीन कई सारे सवाल उठे हैं, मैं संक्षेप में सवाल जवाब दे दूं। जी। अभी मनोज जी जो चीज कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि देखिए, अभी कुछ समय पहले विनोद जी भी कह रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश में देखिए लड़ते हुए दिख रहे थे, वहां पे टीम इंडिया कहाँ था। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब गठबंधन राजनीति होती है तो उसमें फ्रेंडली मैच भी होते हैं। उसमें गठबंधन राजनीति में आश्चर्यजनक चीजें नहीं है। टीम इंडिया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, जेजेपी के लोग खड़े थे राजस्थान में भी, इनके भारतीय जनता पार्टी के सामने में खड़े थे। ऐसे उदाहरण खोजेंगे, एकनाथ शिंदे ने भी कुछ प्रत्याशी राजस्थान में खड़े किए हुए थे। तो वो एक बहुत स्वाभाविक सा चीज है जिसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं अभी भी क्यों वहां लेकिन बीजेपी के नेतृत्व और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर कोई संशय नहीं है एनडीए में, ये बात आप मानिए। नहीं, वो मैं मानता हूँ। देखिए, अब ये तो रणनीति भी हो सकते हैं, जैसे 3 राज्यों में इन्होंने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं प्रस्तुत किए, तो क्या टीम इंडिया चेहरा प्रस्तुत करेगी नहीं करेगी, वो उनके रणनीति का हिस्सा होगा। तो ये चीज कहा जा रहा था, मैं राजस्थान के नतीजे की तरफ ध्यानाकर्षण कराऊंगा। मैं राजस्थान में कांग्रेस के वोट से में वृद्धि हुई है, 0.23% वृद्धि हुई है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको जनता ने खारिज कर दिया वहां पे, यानी पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी वृद्धि हुई है। तो एक अलग अलग स्थितियां होती है। तो ये विधानसभा के चुनाव थे, इनको आप सीधे 2024 में भी जोड़ सकते हैं। मैं मानता हूं कि ये इन नतीजों से काफी ज्यादा लाभ होने वाला है टीम इंडिया को। मनोज जी, अगर वो जीत जाते हैं तो वो अपने कई कमियों के ऊपर होमवर्क नहीं कर पाते। ठीक, मनोज जी 2 नैरेटिव पर जवाब दीजिएगा। एक तो कह देते हैं कि भाई साउथ में बीजेपी नहीं, नकार दिया साउथ ने, और दूसरी तरफ ईवीएम पर। इस समय माफी के साथ आप लोगों को रोकना चाहूंगा क्योंकि मुझे विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में सीधे प्रसारण के लिए, सीधे लाइव के लिए चलना है। The sense of the conversation and the overall visit, we have the pleasure of having with us here Shri Damu Ravi sir, Secretary Economic Relations in the Ministry of External Affairs. Also joining us on the dais, Additional Secretary East and Southern Africa in the Ministry of External Affairs, Shri Puneet Kundal, as well as Shrimati Namgya Khampa, our High Commissioner in Nairobi. Sir, may I invite you to give us some opening remarks and we'll take a few questions. Thank you, Arindam, and good afternoon to all of you. President of the Republic of Kenya is visiting India on a state visit from 4th to 6th December. This is his first visit to India since he assumed office last year. And earlier on, the president of Kenya, the previous one, visited India, Uhuru Kenyatta, in 2017, January. Our Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi, visited Kenya in July 2016. Honorable Speaker of Lok Sabha also visited Kenya earlier January this year. And our Foreign Minister, External Affairs Minister, visited Kenya in June 2021 for the Joint Commission meeting. I'd like to first emphasize on the importance of the visit, setting the context. This visit is taking place post the successful India's G20 presidency, wherein India brought in the African Union membership, the permanent membership of the G20, which has been appreciated by the President, William Ruto, and thanked Prime Minister for his personal efforts in bringing convergence and working with others to bring African Union into the fold of G20. The visit is also happening after the Voice of the Global Summit, in which the Global South, in which President Ruto participated in last November. Let me also emphasize the relationship between India and Kenya are on sound footing. They are age-old. They are both littoral states in an ocean which connects them. People-to-people contacts and trade have been extremely robust for many centuries. And the relationship are also strengthened through the institutional framework that the two countries have established for the Foreign Office consultations, the Joint Commission meeting, the Joint Trade Committee meetings. These institutional arrangements, the regular meetings take place between the two countries. We also have a very robust development partnership with Kenya. Kenya is one of our very strong partners in Africa in the development partnership. The lines of credit have been well utilized, over about 100 million for 3 projects in recent times. The ITEC slots also have been very well utilized
India provides about 250 scholarships, ITech slots every year, 50 defense slots, and about 48 ICCR scholarships. And several Kenyan students study in India, about 2,000 of them. Education is a very important area of cooperation between the two countries. In the field of trade and investment, again, it's been quite encouraging. The bilateral trade is about $3.3 billion. A significant part of it is India's exports there. Kenya imports about 116 million. And the investments from India's side is about 3.2 billion. About 200 Indian companies are actively present in Kenya. During the delegation level talks with Honorable Prime Minister and President Ruto, several interesting ideas of cooperation have come up, one of which is the digital public infrastructure. In this area, the Kenyan side expressed interest to learn from India in several areas, particularly in the fintech space, the UPI, the Aadhaar, and in health space, they have expressed interest to also have greater cooperation, particularly to have Indian specialist doctors visiting those countries. And in turn, they would like to also have a longer duration stay for their specialists and nurses, medical doctors to come to India to learn from us. Traditional medicine also figured very strongly in the bilateral talks. Kenya is very keen to have cooperation in the pharma. President himself said about 70% of the sourcing of pharmaceutical medicines are from India. So they would like to have greater collaborations in medicine, pharma, vaccines, and genome technologies. Agriculture cooperation is another area which strongly figured in the talks, particularly cooperatives, how they can, both sides can share their understanding of the cooperatives and their use, particularly in the rural areas, the banking sector, and agriculture machinery. Interestingly, the Kenyan side have expressed interest to offer to India agriculture farming land for farming purposes, to be able to encourage Indian companies to go there and do farming. Education is another area. The open universities of both sides, IGNU and Kenyan Open University, have entered into an MOU. Space is another area of cooperation. So this is broadly the areas in which the two sides have discussed. There are several MOUs have been concluded today, which is, I have the list, and I think the joint statement will come out with more details here. The MOU in cultural exchange program, MOU for sports, sharing of the successful digital solutions, digital transformation, and Bureau of Indian Standards and the Bureau of Standards of Kenya, then IGNU and the Open University of Kenya. So these are the 5 MOUs that have been signed. Besides, there have also been other announcements. For example, you have the line of credit to enhance from the existing 100 million to $250 million for the agriculture modernization of Kenya, and the customized training program for 20 space scientists of Kenya Space Agency, which will be done by ISRO, and geospatial information portal for Kenya, which India will be developing for them. And then the last but not the least is the Kenyan government expressed interest to join the International Solar Alliance and the Global Biofuel Alliance. As you all know, Kenya and India are the founding members of the International Big Cat Alliance, and both have agreed to deepen cooperation in this area. There will be, both sides have also issued the India-Kenya Joint Vision Statement on Maritime Cooperation in the Indian Ocean region. And this is one of the important outcome of this meeting. The defense cooperation has always been strong, and their defense minister visited last August. And there is an ongoing defense cooperation, which includes maritime cooperation, hydrography, etc. We have also in terms of the program, later this afternoon, there will be a India-Kenya Business and Investment Forum, which the President will address, and
There will be interaction with the Indian businesses on many areas. Several one-to-one meetings have been scheduled. Both yesterday, today, and tomorrow, the President will be meeting with the Indian business leaders. So the visit of President William Ruto is expected to give further impetus to a bilateral relationship and promote economic linkages between our two countries, and including greater investment, Indian investments flows into Kenya. I thank you. If you have any questions, I'll be happy to take. Thank you. We'll open the floor. Please introduce yourself and the organization that you represent. Why don't I start with you today? So I'm Sahil from ENI. You touched upon the maritime cooperation, sir. Can you elaborate on that, sir? How India and Kenya can work together? Huma? So I'm Huma Siddiqui from the Financial Express. You talked about the defense cooperation, space, and agriculture. Just want to understand, in agriculture they are talking about contract farming. Is that correct? Because the Kenyans are looking for machinery and technology in the agri sector, and in the space they're looking for nano satellite. They want to build nano satellites, and they're looking for help from India. Was that discussed? Rishabh? Hello, sir. Good afternoon. Rishabh from Times Now. So, $250 million credit line for the agriculture to Kenya. Was mobility also discussed for people-to-people contact, of if the mobility factor between India and Kenya discussed? Kandamani? Kadambini Sharma from NDTV. You talked about Big Cat Alliance to deepen cooperation on that. Is there any program of getting more cheetahs from there? Cheetahs. So there are some more hands. I'll take maybe one more question this round. Ayushi, I'll come back to another. So Meghna from DD News. So I wanted to know if there were talks on businesses in the medical sector who have expressed interest in opening up hospitals in Kenya. Any such talks that have figured out that have been there? High Commissioner is also here, if can supplement, if I just in case to elaborate on that. See, on the maritime cooperation, it's already an ongoing activity between our two countries. I think both countries, the littoral states of Indonesia, so there is concern about the piracy and movement of ships and the safety of the navigation line. So there is that common interest there to cooperate, and it's ongoing. The hydrographic surveys have also been part of the cooperation, and this has been going on for some time. So the capacity building for the defense personnel, I think that's one item we have been doing it, and that's again came up in the discussion today to further deepen in that area. They have been regularly participating in the Defense Expo. So I think in a broader sense, this is going to deepen in the days to come. In terms of the agriculture cooperation, yes, I think this is where the Kenyan president has expressed interest to deepen cooperation, learn from us, particularly how in the rural areas, the farming through the agriculture cooperative methods and those linkages, how they can learn from us. I think this is an area of interest. And supplementing and complementing that activity is actually agriculture farming. So they are willing to provide large tracts of land for Indian entrepreneurs to do agriculture farming in many areas, crops that Africa needs, not just for Kenya, including millets. So that's an area where it's a very nascent area. We'll have to see how our entrepreneurs can be encouraged to go to Africa to do this. So, and part of this, 250 million is actually for agriculture missionary. It is again, as a policy about the development partnership, is the recipient country which will decide how they want to utilize it. We will give them sufficient space and freedom to utilize it. But what came out very clearly is that they would like to use it for agriculture missionary tools and many things that may come out in that. So in the medical hospitals in particular and specifically has not come. But as you know, that medical tourism, more than 90%, according to the president, 90%, 70% of the 90% of the medical 70% medical travel, outbound medical travel to India. So India is a very large pool
it attracts patients from Kenya. And now they want to deepen this relationship. They want to also develop capacities in the medical area in Kenya with the help of Indian specialists. So they want to give longer duration of stay for Indian specialists to go there and work, train their manpower as well. At the same time, they also like to have exchanges, bring their specialists to India and train them on a longer duration stay. I'm sure this kind of deeper activities, cooperation will lead to setting up of medical hospitals or institutions in future. But specifically, medical hospital setting has not figured in today's talks. But I guess it will be one of the areas spin-off from these talks. So the cheetahs today is, I think my colleague tells me, Additional Secretary, that Ministry of Environment and Forest has expressed interest. But this interest came only today, so we'll have to take it up to them and request them, pass on this request to them to see if there is a possibility for cooperation in that area. Don't know anything you want to add, High Commissioner? Just on the question, if I can just supplement. Yeah. On the, just coming to the maritime vision statement that both sides released today, the joint maritime vision statement is really a recognition that as Indian Ocean littoral states, maritime exchanges and the maritime space has been a key part of our past, but also our future cooperation. And so we're looking at pillars under economic and connectivity exchanges. We're looking at maritime security, and Secretary referred to counterterrorism, piracy, threats and challenges from the maritime domain that we can work on together with Kenya. We're looking at capacity building, and we're also looking at this entire bucket of issues around blue economy. And there's a lot of convergence in how we can progress on fleshing out these ideas, and the joint maritime vision statement, in a sense, provides us a blueprint to take it forward. There were a few other hands. Yeah, I'll just closely. Yeah, go ahead, Siddharth. Hi, sir. Siddharth from Vion. Any conversation, sir? Any conversation on trading in the national currencies? Something that we have been focusing on. Okay. So we'll just take a few last round. We are running out of time. Yeah. So this is Abhishek from CNN News 18. Just a question: did the talk of Zulfikar Ahmad, the missing Indian in Kenya, was also raised because he's been missing, and there are claims that he's been killed, but officially it has not been announced. Two people. So was the issue discussed? And if you could update us on the case, the probe also. Sudhi? Same. Okay. Sorry, Kalol, you had a question? No? Okay. Yeah, please go ahead. Manas from PTI. I just want to know, sir, in fact, in the digital space, particular DPI, what kind of cooperation we're looking at, or what is the Kenyan side's interest on that? Please introduce yourself. This is Kallol from The Hindu. This is about the Zulfikar Ahmad Khan case. I mean, I understand the High Commissioner had met some of the officials last year when this case was unfolding. And there was some forensic material that were also shared with the Indian authorities, if I'm right. So if you could just give us a sense of, what you really saw. And what about this outlawed intelligence agency that was also reportedly involved in it? Please address the question to the general. It's not just her. Sure. And what do you mean? What do you saw? She went and met people. I understand some details of the forensic materials were shared. Fair enough. Question to you behind. This is Chandrakala from ETV Bharat. So I have a question related to, of course, there has been a special mention on Africa's critical role on India's Indo-Pacific strategies, and also the Prime Minister has mentioned it during his statement today. If you could just tell us how has been the cooperation when it comes to the Indo-Pacific between India and Africa, for that matter. And the last question to you. So Sandhya from ET. So just want to get a sense on the geospatial technology that India is developing, and are there any private players that India is involving in that? Thanks. Okay, if I could pass on that. Thank you very much. So there's a whole lot of questions, so I'll try and see how much I can answer, or else I'll then rest my colleagues can answer, supplement. So one is the first question you asked about the national currency. Yes, this is again a big interest
for Kenya. They have very clearly expressed interest to learn from us, want this collaboration between the two countries. So there is a linking that aspect, and Prime Minister mentioned, is about the UPI, the fintech solutions, and how India has successfully introduced it. And we have introduced it in many countries. So that one came up very strongly, and they want to have a meeting with our authorities, and we will be facilitating that in tomorrow, perhaps, with the concerned line ministries and departments, both also in the direct, indirect tax area where they want to learn from us, the UPI, fintech solutions, and the direct cash benefits. So how that has helped in bringing in efficiencies in governance and eliminating corruption and leakages. This discussion was very strong, and there is a keen interest on both sides to take this forward. The issue about missing Indians did come up. As you know, that this has been there for quite some time. The authorities on both sides have been in contact with each other, and the information was being shared between the two sides. But at this point of time, we should not speculate because the investigation is ongoing. It's a sub judice matter in the courts of Kenya. So perhaps if High Commissioner has more information specifically, I'll ask her to supplement it. But did this come up? And we will have to wait and see how things will reveal from in the days to come. So next is about the Indo-Pacific strategy. As you know, this is an area where Indo-Pacific region includes even Africa, because it's also the many states, countries in Africa, the littoral states of Indonesia, so Indonesian region. So there is interest about the navigation, the freedom of navigation, the piracy issues, the terrorism issues. So in the broader context, Africa figures very strongly in the strategy, and we are looking at enhancing this cooperation in the days to come. I'd like to request if Additional Secretary has something to add on the other aspects which I might have missed out, and High Commissioner. Yeah. So, on the two missing Indians, I think Secretary has already captured it succinctly, so I have nothing further to add other than to say that the High Commission continues to monitor these developments and continues to be engaged with the authorities in Kenya on this matter. On the digital space, our friend somewhere here asked us this question. The way I want to frame this is that in Kenya's domestic agenda, digital transformation has been taken up by the current government that has been in power for 1 year. And they see India as a very relevant reference point and as a partner in their digital transformation journey. So today we concluded a MOU on DPI, Digital Public Infrastructure, and there has been a lot of exchanges already under this particular sector prior to the visit as well, and there will continue to be after this visit in follow-up. सीधा प्रसारण आप विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का देख रहे थे, जिसमें खास तौर पर जो जानकारी दी जा रही थी वो केन्या के जो राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं, तो दोनों देशों के बीच संबंधों पर, और ये भी कि इस राष्ट्रपति की इस भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन मुद्दों पर समझौते हुए हैं, MOUs हुए हैं, समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा क्षेत्र है, उसमें फार्मा क्षेत्र है, उसमें और भी तमाम क्षेत्र हैं। सोलर अलायंस जो है उसमें केन्या के राष्ट्रपति ने शामिल होने की इच्छा जताई है, तो भारत और केन्या संबंधों के लिए ये काफ़ी अहम है, केन्या के राष्ट्रपति की ये भारत यात्रा। और इस दौरान जो कुछ भी समझौते हुए हैं उसी पर सीधी जानकारी दे रहे थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और विदेश मंत्रालय के अधिकारी। तो फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं
बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्या के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों के बीच हुआ समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान।